हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है खास उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं यूके में आने के लिए, स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीज़ा विद देयर स्पाउस। सो डिपेंडेंट वीज़ा पे अगर आप आ रही हो तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है खास, बिकॉज इस वीडियो में मैं ना सिर्फ अपनी कॉस्ट बताऊंगी बल्कि जो कॉस्ट होगी विद प्रोसेस होगी कि किस टाइम पे कितनी कॉस्ट लगी थी, और स्पेशली डॉक्यूमेंट्स भी मैं साथ साथ में ही मेंशन कर दूंगी, बिकॉज स्पाउस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहती है स्पेशली फंड्स के डॉक्यूमेंट वगैरह में। बिकॉज जब मैं प्रोसीड करने वाली थी अपनी एप्लीकेशन तब मुझे भी काफ़ी डाउट्स थे। तो इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग कवर होगी फॉर स्टूडेंट वीज़ा स्पेशली विद स्पाउस। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, बट वॉच टिल द एंड। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके वीजास, यूके लाइफ। अगर आप यूके में आ चुके हैं तो काफ़ी वीडियोस आपको इस चैनल पे हेल्पफुल मिल जाएंगी, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तब भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस अगर आप न्यू हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को। तो जो फर्स्ट प्रोसेस था जो मैंने करा था वो था मेरा आइल्स। मैंने यहाँ आने से पहले आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। मैंने ये एग्ज़ाम दिया था वो मैंने 1 मंथ की फ़ीस पे करी थी अपने इंस्टीट्यूट में, जो थी अराउंड 5000। एंड उस टाइम पे जो एग्ज़ाम की कॉस्ट थी वो थी मेरी आई थिंक 14000, बिकॉज ये मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो मैंने दिया था 2020 में। यस 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी 20,000 कॉस्ट थी वो लगी थी आइल्स के लिए। आइल्स क्लियर होने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है ऑफर लेटर अप्लाई करने का, कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था और मुझे हर यूनिवर्सिटी को ऑफर लेटर मिल गया था। और इस चीज़ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने ऑलरेडी इंडिया से मास्टर्स करी हुई है, बट मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मास्टर शो करी थी, जिसके कारण जो मुझे ऑफर लेटर मिल रहे थे वो एमबीए के मिल रहे थे, जो कि मेरी फील्ड नहीं थी। और मैं एमबीए नहीं करना चाहती थी, मैं बिजनेस फील्ड में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए फिर कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई करा था। नो डाउट उससे मेरा 2 ईयर का गैप शो हुआ था, बट मैंने ओनली ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई करा था। और फिर मुझे यहाँ पे एमएससी मिली थी मेरी ही फील्ड की। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप सेम फील्ड में, अगर आपका कुछ ऐसा है तो अगर आप मास्टर नहीं भी शो करते तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफर लेटर के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड करे थे वो नॉर्मल मेरे स्टडी के डॉक्यूमेंट्स थे सारे, और अपनी आइल्स वगैरह यही थी। और उसके अलावा 2 LORs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने सबमिट करवाए थे फॉर ऑफर लेटर। तो उसके बाद मैंने जो सिलेक्ट करी यूनिवर्सिटी वो BCU थी, और इसकी जो फीस थी वो थी अराउंड 13,200, 13,200 कुछ फीस थी। और जिसमें से मैंने 85 to 90% फीस ऑलरेडी मैंने पे करी थी। मैंने कुछ 9,000 फीस पे करी थी। जो मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी वो 4,000 थी बिफोर इंटरव्यू। 4,000 दे के भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा सकती थी, बट मुझे था श्योर कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैंने पूरे 9,000 फीस अपनी पे करी थी यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था इंटरव्यू। प्री कैश इंटरव्यू होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की यूके की। तो अगर जब आप अपनी फीस पे कर देते हो इनिशियल डिपॉजिट, फीस हमेशा अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद ही पे करना। जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है देन आपको पे करनी होती है अपना इनिशियल डिपॉजिट। जितना यूनिवर्सिटी बोलती है, जितना उन्होंने मेंशन करा हुआ उतना पे करके भी आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो। तो इंटरव्यू के बाद अप्लाई करना होता है कैश लेटर। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कैश के लिए फंड ज़रूरी होते हैं। यस, कैश के लिए आपको फंड शो करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी पे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो जब आप कैश अप्लाई करते हो तब वो आपके टीवी टेस्ट की डिमांड भी करती हैं। नो डाउट ये मेनली वीज़ा के टाइम चाहिए होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ वीज़ा तक का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग में ही करवा लेती है कि पर्सन पूरा वीज़ा के लिए रेडी है। तो हमारे केस में भी ऐसा ही था। जब हमारी इंटरव्यू हो चुकी थी, सब हो चुका था, उसके बाद हमने कंडक्ट करवाया था अपना टीबी टेस्ट। इंटरव्यू तक, एडमिशन तक हर चीज़ एप्लीकेंट की होती है, बट जब आपके वीज़ा का टाइम होता है तब स्पाउस का होता है। और जो हमारे टीबी टेस्ट की कॉस्ट थी वो थी अराउंड 5,000। पंजाब में तो हम दोनों ने करवाया था तो वो थी अराउंड 10,000 हमने पे करा था इंडिया का फॉर टीबी टेस्ट। तो टीबी टेस्ट के बाद
जो मेन होता है कैश अप्लाई करना, उसके लिए जो फंड शो करने होते हैं। तो फंड बेसिकली क्या होता है, यूके में आपको 28 डेज पुराने अपने फंड चाहिए, जो कि आपके अकाउंट में हो सकते हैं, मेन एप्लीकेंट के, आपके हस्बैंड के अकाउंट में हो सकते हैं, आप दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी हो सकते हैं। मेनली जो मेन एप्लीकेंट है उसके पेरेंट्स के अकाउंट में हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से एक लेटर लेना पड़ता है, अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो करना चाहते हो तो एनओसी। तो इनमें से आप किसी भी अकाउंट में शो करवा सकते हो। बेसिकली हमारे तो जॉइंट अकाउंट में ही फंड थे हम दोनों के, जिसमें मेरे लिविंग एक्सपेंसेस प्लस रिमेनिंग फीस थी। जो मेरी रिमेनिंग फीस थी वो थी अराउंड 4000, और उसके बाद जो मेरे फंड्स थे जो मैंने खुद के लिए आई थिंक शो करवाए थे, वो मैंने शो करवाए थे अराउंड 14 लाख। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड के फंड थे वो थे अराउंड 10 था। तो जो हमने ऑलमोस्ट फंड शो करवाए थे वो 5 लाख हमने शो करवाया था दोनों के लिए। तो बेसिकली ये हमारे फंड्स थे। जो फंड्स थे 9 मंथ के लिए बेसिकली शो करने होते हैं अपने, कि आप 9 मंथ आके रह सकते हो। तो हमने कुछ 25 लाख शो करवाया था, बिकॉज उस टाइम के पे करेंसी बहुत ज़्यादा चल रही थी। जब हमने अप्लाई करा था तो यूके की करेंसी कुछ 102, 103 तक थी, और सम टाइम पे करने के टाइम 1 रुपया और एक्स्ट्रा हो जाती है, तो 104 के हिसाब से भी हमने फीस पे करी हुई है। तो इसलिए हमने थोड़े ज़्यादा ही फंड शो करवाए थे, 25 लाख। तो वो हमारे फंड का अमाउंट था, जो कि 28 डेज ओल्ड पहले देना होता है। और एक चीज़ और, जब आप ये फंड शो करवाते हो उस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, आपकी रीसेंट जो होती है बैंक स्टेटमेंट। मान लीजिए आपने 28 दिन पहले वो फंड रख दिए हैं, तो आप वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपने रीसेंट एंट्री की स्टेटमेंट देनी होती है। लाइक अगर आप आज सबमिट करने वाली होती हो तो आपको 100 रुपीज़ या तो आप निकाल लीजिए, या फिर 100 रुपीज़ और सबमिट कर दीजिए, जिससे जो आपकी स्टेटमेंट है वो शो करेगी कि 28 डेज पहले इतना अमाउंट था इस अकाउंट में, और आफ्टर 28 डेज भी इतना ही अमाउंट है। तो वो होती ऐसे बनती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और उसके अलावा आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके इस अकाउंट में इस बंदे के नाम पे इतनी डेट से इतनी डेट तक इतना अमाउंट है। तो वो एक, तो ये दो होते हैं मेनली फंड्स के डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैश अप्लाई करने के लिए, जो ऑफर लेटर में आप देते ही हो अपने पूरी अपने स्टडी की, आपने जो ग्रेजुएशन जो भी आपने पहले स्टडी करी हुई है उसके आपको सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, अपनी डिग्री देनी पड़ती है, अगर आपने आइल्स करी है तो वो देनी पड़ती है, 2 LORs, एंड अनदर थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो बीसीयू में तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है, तो वो मैंने सब सबमिट करवाए थे। ऑफर लेटर के टाइम और कैश लेटर के टाइम भी सेम ही डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। सम टाइम वो फिर से सेम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, बट सम टाइम तो डिमांड नहीं करते, जस्ट आपकी जो रिसेंट वाली बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो उनकी ही डिमांड करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जब आपका कैश लेटर आ जाता है उसके बाद स्टेप होता है वीज़ा फाइल करने का। तो वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली 2 मेन कॉस्ट होती है। फर्स्ट जो कॉस्ट होती है वो होती है आपकी IHS हेल्थ सरचार्जेस की कॉस्ट यूके की, और जो सेकंड कॉस्ट होती है वो होती है आपकी वीज़ा फीस। जो IHS चार्जेस होते हैं वो 700 समथिंग होते हैं, तो इंडिया के कुछ 75,000 समथिंग बने थे हमारे। तो जो हमारा वीज़ा था वो था, मतलब हमने 1 ईयर का मेरा कोर्स था, तो वो 700 समथिंग था। और सिमिलरली जितना टाइम का आपका कोर्स होगा उतने का ही आपका टाइम का वीज़ा होगा, तो कुल मिला के 1.5 लाख हो गया IHS चार्जेस। उसके बाद जो सेकंड कॉस्ट होती है वो होती है वीज़ा फीस। और IHS चार्जेस के लिए मैं एक बात बता दूं, जी आपकी जो पेमेंट होती है IHS चार्जेस की वो क्रेडिट कार्ड से होती है, बिकॉज वो डायरेक्टली यूके को जाती है, तो वो ओनली क्रेडिट कार्ड से ही आप स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जो सेकंड पेमेंट होती है वीज़ा फीस, जो वीज़ा फीस है वो भी 2 तरह से पे कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड वीज़ा फीस होती है और एक होती है प्रायोरिटी में। हमने लगवाया था प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी में कुछ 20,000 आई थिंक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो कुल मिला के उसका हमारा 50,000 समथिंग बना था, तो 1 लाख हम मान सकते हैं। 1 लाख जो हमारी कॉस्ट थी वो बनी थी वीज़ा फीस की। जब हम बायोमेट्रिक के लिए गए थे तब भी उन्होंने हमसे कुछ पैसे
की डिमांड करी थी, उसका रीज़न था कि जो हमारी अपॉइंटमेंट थी वो डिफरेंट टाइम पे थी, तो हमने बोला था कि उनको एक टाइम पे करनी है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये वाली सर्विसेज लेनी पड़ेगी ऐसे वैसे। तो उस टाइम पे हमने कुछ 10,000 उस टाइम पे भी पे करा था वहाँ पे, वो सर्विसेज के चार्जेस समथिंग। तो जो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कि जब हम बीएफएस में जाते हैं अपने बायोमेट्रिक के लिए, तब कौन से डॉक्यूमेंट हमने दिए थे। जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें मैंने अपने स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट, अपनी आईएलटीएस, अपना टीवी, अपना ऑफर लेटर एंड कैश लेटर दिया था। मेरा गैप था बट मैंने उसके लिए कोई एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट नहीं दिया। तो मेन होता है फंड्स के लिए, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सेम थी, और जो मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट थे उनमें मैंने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया था जिससे ये पता चले कि ये फंड्स आए कहाँ से हैं। लाइक मेरे हस्बैंड नो डाउट पिछले 5 साल से जॉब कर रहे थे इंडिया में, और हमने टैक्स रिटर्न वगैरह रेडी करी थी, बट एप्लीकेशन के टाइम हमने कोई टैक्स रिटर्न वगैरह ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिया था। जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उसमें मेरे हस्बैंड का वीज़ा फॉर्म था, जो कैश लेटर था वो तो मेरा ही था क्योंकि एक ही कैश लेटर होता है। तो उसके अलावा हमारे मैरिज का सर्टिफिकेट था, हमसे कोई शादी की फ़ोटो मांगी गई, और मैंने अपने हस्बैंड के जो एजुकेशन के और उनके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स थे वो दे दिए थे, बट वो भी इतना मैंडेटरी नहीं होता बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ओनली वीज़ा फॉर्म सबमिट करवाया था, उनका वीज़ा भी आ गया था। तो ऐसा कुछ सर्टेन कुछ रूल नहीं हो है कि आपके यूके आपसे कभी नहीं पूछता कि आपके फंड कहाँ से आए, उसके लिए आपको कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने 28 डेज पुराने अपने फंड शो करने होते हैं अपने स्टेटमेंट में, दैट्स इट। जो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट थी टिकट्स, यहाँ यूके आने की फ़्लाइट टिकट्स। तो उस टाइम पे फ़्लाइट टिकट थोड़ी कॉस्टली थी, तो जो हमारी फ़्लाइट टिकट थी वो 1,20,000 की थी हमारी फ़्लाइट की टिकट, और कुछ शॉपिंग के चार्जेस भी होते हैं बिकॉज यहाँ आने के लिए बैग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कुल मिला के आप 2 लाख बोल सकते हो कि 2 लाख हमारी टिकट का प्राइस था और साथ में शॉपिंग का था। एंड जो हम साथ में लेके आए थे 1 लाख हम अपने साथ यहाँ पे लेके आए थे यहाँ आने से पहले। तो बेसिकली ये सारा अमाउंट है। अगर तो आप फंड खुद के रख रहे हो तो जो आपकी कॉस्ट आएगी वो मिनिमम 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में हो सकती है, अगर आप अपनी फीस ज़्यादा पे करके आते हो। अगर आप कम फीस पे करके आते हो देन आपका 15 लाख में बड़े आराम से हो सकता है। बट अगर आप फंड्स शो करवा रहे हो तो आप ट्रस्ट के पैसे भी साथ में काउंट हो जाते हैं। 2 to 3 लाख समटाइम हो जाता है बिकॉज सर्टन नहीं होता चीज़ें, स्पेशली अब जब आप पहले वीज़ा अप्लाई करते हो तो समटाइम आपके फंड्स के लिए भी 1 to 2 लाख लोग चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से आपका 20 लाख तक ओवरऑल खर्चा चला जाता है अगर आप फंड बाहर से शो करवाते हो। तो गाइस ये थी ओवरऑल वीडियो। जो आपके काफ़ी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने फेसबुक के पे रिसेंटली ग्रुप बनाया है आप उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपनी क्वारी पुट करिए, स्पेशली फॉर अकोमोडेशन एंड फॉर जॉब्स हेयर। सो जिन लोगों को पता होगा वो उसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे टू बेटर कम्युनिकेट ईच अदर। तो गाइस ये थी आप आज की वीडियो। होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।